नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 13 ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, पेड कोर्सेज का नंबर यहाँ पर ये अवेलेबल किया गया है। इन नंबर पर आप कांटेक्ट करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हर प्रकार के पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, 2021 में आप अपीयर होने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कांटेक्ट करके 2021 वाला पेड कोर्स हासिल कर सकते हैं। वहां पर पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है पूरे साल तक आपको। इसके अलावा 2020 में अपीयर होना चाहते हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तैयारी आपकी हो चुकी है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के लिए, और ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है ऑप्शंस। तो आपको कुछ नहीं करना, इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं और काफी मिनिमम कॉस्ट में ये पेड कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मंगोलिया की लोकेशन देख लो आप। मंगोलिया की लोकेशन कहाँ पर है? तो आप ये देख सकते हैं, रशिया के और चाइना के बीच में आपको ये मंगोलिया दिखाई दे रहा है। ये मंगोलिया की लोकेशन है। और मंगोलिया के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बुद्धिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है। आप देख सकते हैं येलो कलर से, ये पूरे मंगोलिया के अंदर 53% 2010 का ये सेंसस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो बुद्धिज्म सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो वो आगे चल के भी आपको रिलेट कर पाओगे चीजों को आप। तो मंगोलियन कंजूर ये एग्जैक्टली है क्या? तो देखो, ये आपको ये बुक जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये बुक जो है वो है मंगोलियन कंजूर। ये मंगोलियन कंजूर है। और आप देख सकते हैं इस बुक में भगवान बुद्ध की फोटो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये बुक जो है उसके अंदर भगवान बुद्ध के बारे में कुछ चीजें लिखी होंगी। ऑब्वियस ही बात है, भगवान बुद्ध की फोटो इसमें टॉप में बनी हुई है। तो इस प्रकार से सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म में आपको अगर आप चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो काफी कुछ चीजें आपके दिमाग में जो है वो फीड हो जाएगी। और यही मेरा काम होता है, आपको इस प्रकार से तैयारी करवाना। तो देखो, यहां तक तो एक मोटे मोटे तौर पर आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि एग्जैक्टली मंगोलियन कंजूर जो है वो किससे रिलेटेड है। अब चलते मेन कंटेंट पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है गाइस, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत मंगोलियन कंजूर का 108 वॉल्यूम जो है वो रीप्रिंट करवाया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 108 में से पहले 5 वॉल्यूम्स जो हैं उनका एक सेट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, जो कि ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5वां, तो टोटल 5 वॉल्यूम्स जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज हो गए। टोटल 108 वॉल्यूम्स इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे, जिसको नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के तहत रीप्रिंट किया जा रहा है। अब मंगोलियन कंजूर एग्जैक्टली है क्या? तो मंगोलियन भाषा में कंजूर का जो मतलब होता है वो कंसाइज ऑर्डर होता है, यानी कि भगवान बुद्ध के शब्द। और मंगोलियन बुद्धिस्ट जो है गाइस, वो पूजा करते हैं इस कंजूर की, इस किताब की पूजा की जाती है। इसकी जो लाइन है कंजूर की, उसको रिसाइट किया जाता है, यानी कि जपा जाता है। जैसे माला जपते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर कंजूर की जो बातें हैं, वो जो लिखी हुई चीजें हैं वो जपी जाती है यहाँ पर लोगों के द्वारा। और उनके ये डेली लाइफ का शेड्यूल है, यानी कि पूजा करते समय काफी सारे लोग भगवत गीता भी पढ़ते हैं, आपको पता होगा, राइट? तो वैसे ही कुछ है ये कंजूर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में आते हैं कि ये फलाना चीज किससे रिलेटेड है, तो अच्छे से इस टॉपिक को ध्यान रखना। इसके अलावा मंगोलियन कंजूर जो है गाइस, वो तिब्बतन से ट्रांसलेट की गई है। और जो लैंग्वेज है कंजूर की, वो एक क्लासिकल मंगोलियन लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये कंजूर जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, मंगोलियन कंजूर। और इंडिया और मंगोलिया के बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शन किस प्रकार का है, तो उसकी बात करें तो बुद्धिज्म जो है गाइस, ये मंगोलिया गया था इंडियन कल्चरल और रिलीजियस एम्बेसडर्स के द्वारा। इंडिया से काफी सारे लोग जो है वो ट्रैवल करे थे, क्रिश्चियन एरा के समय पे उन्होंने ट्रैवलिंग करी थी और मंगोलिया गए थे और वहां पर उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। बुद्धिज्म कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। काफी इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आई थिंक इसका आंसर पता ही होगा। और दूसरी बात आपको बताना है, क्रिश्चियन एरा क्या होता है, क्रिश्चियन एरा का पीरियड कब से शुरू हुआ है। काफी इजी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। छोटे अगर से बच्चा जो है 6-7 क्लास की एनसीईआरटी का, उसको ही पता होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
एनीवेज अब आगे की बात करें गाइस, तो आज के दिन में बुद्धिस्ट जो है गाइस, वो हम लोग को देखने को मिलता है कि मंगोलिया के अंदर सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन है, यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई कि बुद्धिज्म सबसे ज्यादा मंगोलिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये चीज मैंने आपको पहले कवर करा दी थी। और 1955 से इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम लोग को देखने को मिलते आ रहे हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिस मिशन के तहत ये 108 वॉल्यूम जो है वो इस मंगोलियन कंजूर के जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मिशन क्या है? तो ये मिशन 2003 में लॉन्च किया गया था। ये मिशन किस मिनिस्ट्री का है, ये वाले क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और अब देखो इसमें दो चीज आ सकती है। आपसे लिखा रहेगा कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। आंसर क्या होगा आपका? बोथ होगा। तो ऐसी चीज याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वो मतलब आर्कियोलॉजी और ये सब चीज पर लोगों का दिमाग जाने लगता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, तो ये चीज दिमाग में अपने फीड कर लो। ठीक है, और इसका काम क्या होता है गाइस, ये मिशन के तहत क्या क्या काम हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह है उसको डॉक्यूमेंट करना, यानी कि उसको जमा के रखना प्रॉपर तरीके से, कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, डेसिमिनेटिंग द नॉलेज प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। डेसिमिनेटिंग द नॉलेज का मतलब कि जो उसमें लिखा हुआ है तो उसको बेसिकली ट्रांसलेशन उसका करवा के मास यानी कि पब्लिक तक जो है वो स्प्रेड करना, उसके नॉलेज को जो है वो स्प्रेड करना। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब भशन चार आइलैंड की बात हो रही है यहाँ पर। इस टॉपिक को पहले भी काफी डिटेल में मैं आप लोग को कवर करा चुका हूँ। ये टॉपिक आई थिंक हम लोगों ने फरवरी या मई में जो नहीं, ये अक्टूबर 2019 में वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, जब रोहिंग्या क्राइसिस का बड़ा इशू जो है वो चल रहा था काफी ज्यादा। तो अभी वो क्या है ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये भसन चार आइलैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है इसको जान लो। तो क्वेश्चन आता है भसन चार आइलैंड कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भसन चार आइलैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस आइलैंड का और भी नाम है, जैसे कि चार पियास आइलैंड को कहा जाता है, या फिर इस आइलैंड को तेंगार चार आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड जो है वो बांग्लादेश का आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, जो आपको लोकेशन मैंने दिखाई अभी। इसके अलावा बात करेंगे इस तो 2006 में ये आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ था, हिमालयन सिल्ट के तहत, हिमालयन गाद के तहत जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ था। ये मेघना नदी के माउथ में हम लोग को देखने को मिलता है, और 40 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा आइलैंड है। और अभी ये टॉपिक जो था गाइस, ये न्यूज में चर्चा में इसलिए चल रहा था क्योंकि रोहिंग्या के जो रेफ्यूजीज, आपको पता होगा कि 2016 और 17, 16 की एंड और 17 की बिगिनिंग और पूरे 17 में हम लोग को देखने को मिला था कि म्यांमार के अंदर से रोहिंग्या मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया गया था म्यांमार की खुद की गवर्नमेंट के द्वारा, और म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम को भगाया गया था। म्यांमार के अंदर आप देखेंगे मैप में तो एक रखाइन नाम की स्टेट है, रखाइन पर ये रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते थे। तो इनको वहां की मेजोरिटी पसंद नहीं करती थी, और उनकी मेजोरिटी के द्वारा जो है वो म्यांमार से भगा दिया गया था इन मुस्लिम्स को, रोहिंग्या मुस्लिम्स को। और इन्होंने जाकर काफी सारी जगह पर शरण ली थी। एक तो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री पे इनके कैंप्स वगैरह बनाए गए थे। इसके अलावा कई सारे लोग ऑस्ट्रेलिया साइड चले गए, कई सारे लोग इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड पे चले गए। तो जो लोग यहाँ पर थे बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पे, तो बांग्लादेश की सरकार ने उनको भशन आइलैंड पर जो है वो शिफ्ट कर दिया था, कि उनको जगह दे दी थी कि जब तक वो वापस नहीं जाते म्यांमार, तब तक जो है वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। बट ह्यूमन राइट्स जो वॉच हम लोग को देखने को मिलती है ना, जो ह्यूमन राइट्स के जो वॉच डॉग्स वगैरह जो होते हैं, वॉच डॉग का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट वगैरह। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब नोटिस किया कि यार बांग्लादेश ने इस आइलैंड पे, भशन चार आइलैंड पर इनको रखा हुआ है रोहिंग्या मुस्लिम को, तो कंसर्न कुछ इस प्रकार से क्रिएट हुआ। क्योंकि ये जो आइलैंड है, इसकी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये आइलैंड जो होता है गाइस, ये फ्लडेड आइलैंड है। कहा जाता है कि जून से लेकर सितंबर के बीच में ये आइलैंड जो है वो पानी के नीचे चला जाता है। अगर ऐसे आइलैंड पे कुछ किसी, क्योंकि इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं, यहाँ पर हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। और इस पर्टिकुलर आइलैंड पे अगर ह्यूमंस को रखा जाएगा और वहां पर स्थिति एकदम से खराब होती है, किसी प्रकार की स्थिति डेवलप होती है, फ्लड वगैरह आ जाती है एकदम से, तो वो आइलैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगा समुद्र के नीचे। तो उसमें किसका नुकसान होगा? ह्यूमन लाइफ का नुकसान होगा। तो ये इस प्रकार से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की नजर में ये वाली चीज आ गई थी। बट फिर भी बांग्लादेश अपनी बांग्लादेश को कई बार कहा भी गया था कि वो वहां से रोहिंग्या मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन दे और वहां से हटाए इस आइलैंड से, क्योंकि ये आइलैंड सेफ नहीं है। बट फिर भी इसने जो है वो हटाया नहीं, उनकी बात नहीं मानी, और यहाँ पर कहा गया है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अश्रयान प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश का ही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर जो है वो बांग्लादेश इस आइलैंड पे बना रहा है रोहिंग्या मुस्लिम के लिए। और ये जो घर वगैरह जो बनाए जाएंगे, ये ग्राउंड से बताया जा रहा है 4 फीट ऊपर होंगे। अब मैंने आपको बताया वो इसलिए क्योंकि फ्लड
आ जाती है यहाँ पर, नीचे हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है ये समुद्र के नीचे, ऐसा लगता है। तो इसलिए थोड़े से हाइटेड पर जो है वो ये घर वगैरह बनाने का एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अभी भी ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन ही है एक प्रकार का, क्योंकि ऐसे आइलैंड पर कुछ ह्यूमंस को रखा जा रहा है, रेफ्यूजीज को रखा जा रहा है, जो आइलैंड काफी खतरनाक है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। आप ये एक इसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए थी, और ये आइलैंड के बारे में एक बेसिक डिटेल होनी चाहिए थी, क्योंकि पेपर 1 में ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्टली चीजें पूछ ली जाती है, और पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो थी। अब पेपर 1 से रिलेटेड फाइनली इतनी ही न्यूज थी। अब हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि कंट्री जो है, कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग ये ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो इनको इंश्योर करना है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग जब देखते हैं फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करने के लिए, तो कहा गया है कि उन प्रोडक्ट्स पर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना मैंडेटरी है, कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री से आया है, किस कंट्री का वो प्रोडक्ट है। ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके तहत हमने टारगेट किया हुआ है कि हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनना है। इंडियन मेड गुड्स, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स जो है उसको हम लोग को यूज करना है, और बेसिकली टारगेट ये है कि चाइना मेड प्रोडक्ट जो है उसको बॉयकॉट करना है। राइट, तो ये इस पर टारगेटेड है। तो जो भी लोग जो है जो चाह नहीं रहे चाइना मेड प्रोडक्ट्स को परचेज करना, तो कहा गया अगर वहां पर लिखा रहेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, क्योंकि तो आज की डेट में पब्लिक के बीच में ये वाली चीज चली रही है काफी ज्यादा, अलग अलग आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, राइट, कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। तो लोगों की एक मेंटेलिटी जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की डेवलप होती जा रही है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करता है, तो उसमें अगर उसको सामने ना दिखाई दिया, नहीं दिखाई दे कि यार वो प्रोडक्ट कौन से कंट्री का है, तो वो तो, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट देखते हैं, उनको अच्छा लगता है प्रोडक्ट, वो परचेज कर लेते हैं। बट अभी जो मेंटेलिटी कंट्री के अंदर सेट हो रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है, और अगर उस प्रोडक्ट के जैसे इमेज के साइड में अगर लिखा हो स्टार्टिंग में ही, जैसे ही प्रोडक्ट ओपन होता है कि मेड इन चाइना, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले तो कंज्यूमर्स काफी सारे उस प्रोडक्ट को हटा देंगे, अवॉइड करते रहेंगे। तो ये बेसिकली सरकार का जो है ये एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके तहत कि ऑनलाइन भी लोग बाग जो है वो सेलेक्टिव रहे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग के ऊपर, कि उनको चाइना मेड प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं करना है, उनको वो कोशिश किया जाए कि वो हैंडमेड, सॉरी, इंडियन मेड प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये पूरा एक ओवरऑल मामला था इससे रिलेटेड, जिसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट फिर भी मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011, ये जो रूल्स है इसके तहत मैंडेटरी कर दिया गया था कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने पैकेट पर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स का नाम और एड्रेस जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो तो उस प्रोडक्ट में काफी सारी चीजें लिखी रहती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, चाहे वो चिप्स का पैकेट उठा लो या कुछ भी उठा लो, तो आप देखेंगे कि उसमें जो मैन्युफैक्चरर जो होता है उसका नाम और उसका एड्रेस लिखा रहता है। तो ये मैंडेटरी किया गया है। और उसके अलावा ये क्वांटिटी कितनी है, उसका एमआरपी कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, तो ये सब जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो इस रूल्स के तहत हम लोग को देखने को मिली है, जो कि मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये चीज है, इसके बारे में भी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए, और अब से मैंडेटरी है कि जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं बिकते हैं, तो उसमें ये मेंशन करना जो है वो ई कॉमर्स पोर्टल्स के अंदर जरूरी है कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री के का ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन टैग जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग। तो ये चीज है पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेपाल ने इंडियन न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। तो देखो, अभी आप जान रहे हो कि टेंशन जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिली है। काला पानी, लीपू लेक और लिम्पिया धूरा का जो एरिया है वहां पर टेंशन डेवलप हुई है। नेपाल वाला इशू जो है वो मैं ऑलरेडी डिटेल में आप लोग का कवर करा चुका हूं। अगर आप पहली बार इस मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो लास्ट 2 महीने के लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहां पर जो है वो आपको ये वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे। कई बार मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है नेपाल और इंडिया का जो इशू चल रहा था। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप रिवाइज तो करिएगा जरूर, बट अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर दीजिएगा कि वो लिंक जहां पर इंडिया और नेपाल के बारे में कंप्लीट चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। अभी जो मैप वाला जो इशू आया था, जो नेपाल ने अपना नया मैप रिलीज किया था, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। तो जो अभी गैप जो इंडिया और नेपाल के बीच में आ रहा है, तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। तो उसी के कारण नेपाल ने जो अभी इंडियन न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। इसके अलावा एक और चीज हुई थी कि अभी मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि नेपाल के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ये बार बार जो है वो आरोप लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती नहीं है ये नेपाली प्राइम मिनिस्टर को, जो एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनको सत्ता में रहने के लिए। तो वो इनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि जो करंट नेपाली जो प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, उनको सीट से जो है वो हटा दिया जाए, गद्दी से हटा दिया जाए। तो ये चीज कुछ चल रही है अभी, जिसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। बाकी अभी जो न्यूज थी वो ये थी कि नेपाल ने इंडियन न्यूज चैनल्स को जो है वो बैन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें
बात हो रही है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के बारे में। तो 3 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ही हम लोग को देखने को मिलती है। इसकी थीम जो है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पर टारगेट किसके ऊपर किया जा रहा है? बी द रिवाइवल इंडिया, इंडिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि इंडिया को रिवाइव करना है हम लोगों को, जो अभी इकोनॉमिक इश्यूज जो चल रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी स्थिति हम लोग को समझ में आई गई है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है और इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो इंडिया को रिवाइव करना है। जो ब्रिटिशर्स के पहले जो इंडिया था, अब आपको पता होगा इसकी, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब हम लोग एक्चुअल में सेल्फ रिलायंट थे। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, संपत्ति भरपूर थी, ऐसा कोई इश्यूज नहीं आता था। हर एक इंसान जो था वो एम्प्लॉयड था, सेल्फ एम्प्लॉयड था। और इवन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली, एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला। फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि 1990s के बाद से जब एलपीजी हम लोग को देखने को मिला था, जब हम लोग ने अपने मार्केट को ओपन कर दिया था वर्ल्ड के लिए, तब उस समय क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स जब इंपोर्ट होना शुरू हुए तो एग्जिस्टिंग जो हमारे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे, यानी कि ऑलरेडी पहले से जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे, वो तक बंद हो गए और हम लोग ने इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज हालांकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई थी जब चाइना वाला इशू हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए अभी यहाँ पर ये जो है इंडिया ग्लोबल वीक, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, बिजनेस एक्सप्लोर करते हैं, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं। जो भी चैलेंजेस आज की डेट में पूरे दुनिया भर में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, जो भी चैलेंजेस इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेस कर रही है, कॉमन चैलेंजेस, तो उसका एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसकी होती है और उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो ये पूरी चीज जो होती है वो इस इंडिया ग्लोबल वीक के तहत हम लोग को देखने को मिलती है। और अभी रिसेंटली 100 बर्थ एनिवर्सरी पंडित रविशंकर जी की हम लोग को देखने को मिली है। ये एक ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन हम लोग को देखने को मिले थे, सितार प्लेयर थे, कंपोजर और सिंगर भी थे ये। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि पंडित रविशंकर जी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो म्यूजिक, म्यूजिशियन, ऐसे अगर ऑप्शंस आते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। और मेरा अभी आपके लिए एक एक्सरसाइज, एक टास्क है कि पंडित रविशंकर जी को आप विकीपीडिया पे सर्च कीजिए, विकीपीडिया पे देखिए, पहला जो पैराग्राफ होता है विकीपीडिया का, सिर्फ वही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। उस पैराग्राफ में आप देखिए कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए। तो ये आपकी आज की एक मेंटल एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, माइंड एक्सरसाइज। पॉलिटिक्स के अंदर गुंडा राज। तो देखिए गाइस, ये इस टॉपिक पे चलते हैं अब हम लोग। तो देखिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो आप लोग जान रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें तो क्रिमिनलाइजेशन जो है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो ऐसे सदस्य, ऐसे मेंबर्स जिनका कोई क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड है या फिर ऑलरेडी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है, तो ऐसे सदस्य जो है वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एंटर होते जा रहे हैं और ये हमारी कंट्री के लिए काफी खतरनाक है। और ये चीज जो है गाइस वो बढ़ती जा रही है और इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए पिछले 5 सालों से काफी चर्चाएं, काफी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। इसके बारे में कई बार ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो अभी दोबारा से ये टॉपिक न्यूज पे आया हुआ है, तो समझते हैं ये टॉपिक किससे रिलेटेड है ओवरऑल। तो देखिए एक पेटिशन जो थी वो फाइल हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। पेटिशन के अंदर क्लेम किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का पालन नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंडेटरी है कि उनको डिक्लेयर करना होगा कि उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई पेंडिंग केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल पेंडिंग केस चल रहा है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा न्यूज़पेपर पे और अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे। बट क्या हुआ था गाइस, पेटिशनर ने यह आर्ग्यू किया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो एक तरीका निकाल लिया, एक रास्ता निकाल लिया, एक लूपहोल निकाल लिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का। तो ये क्या करते थे, अपनी डिटेल्स जो थी वो एक बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशन न्यूज़पेपर पे पब्लिश कर देते थे, यानी कि ऐसा न्यूज़पेपर जो कि ज्यादा चलता नहीं है। आपको बताओ काफी सारे लोकल ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनके रीडर्स जो होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते, और ये न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करते थे तो एक छोटे से आर्टिकल में पब्लिश कर देते थे, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने पब्लिश कर दिया। बट मेन मकसद क्या होना चाहिए कि वो कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन पूरे मासेस को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट उनको जो मतलब जिनका वो रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट, वो पर्टिकुलर मेंबर, तो एटलीस्ट उनके लोगों को तो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऐसा हो नहीं रहता। तो पेटिशनर ने ये कहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रकार का रास्ता निकाला हुआ है और जो ऑनलाइन जो है पब्लिश करने की जो बात थी उसमें भी इन्होंने जो है वो घोटाला किया था। इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जो डायरेक्शन था कोर्ट का, उसमें ये भी लिखा था कि पॉलिटिकल पार्टी को अपनी वेबसाइट में भी मेंशन करना है कि उनके जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो उनका क्या पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट के अंदर भी मेंशन किया, बट इस प्रकार से मेंशन किया कि उस टास्क तक पहुंचना, यानी कि उस पेज तक पहुंचना जो था वो डिफिकल्ट हो जा रहा था लोगों के लिए। तो ये वाली चीज थी। तो इस प्रकार के लूप होल्स इन लोगों ने निकाल दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है कि ये तो हनन हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज कही गई उसका प्रॉपर तरीके से पालन नहीं किया गया। और इसमें
पेटिशनर ने जो है गाइस वो पूरा दोष दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी चीज को मैनेज करना। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था न्यूज में, जिसको लेकर ये पूरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को मिला था कि ये जो भी टॉपिक सामने आ रहा है। और आप जान ही रहे हो कि गुंडा राज जो है वो बढ़ता जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये चीज है। तो इसको लेकर अभी रिसेंटली जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में भी एक जजमेंट दिया था कि किस प्रकार से जो है वो क्रिमिनलाइजेशन को रिड्यूस करना है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से, राइट। और कहा जा रहा है कि इसको प्रॉपर तरीके से अक्टूबर 2020 में जो बिहार में इलेक्शंस होंगे वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। और जजमेंट के अंदर जो है गाइस हम लोग को देखने को मिला काफी कुछ चीजें जो है वो पास की गई थी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगाया गया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट जो है वो एक्शन की यहाँ पर बात हम लोग को देखने को मिली थी। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेनली इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है क्या क्या डायरेक्शंस कोर्ट के द्वारा इशू किए गए थे। तो देखो गाइस ये मैंडेटरी है आज की डेट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उनको अपनी सभी प्रकार की डिटेल्स जो है, चाहे वो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हो तो उसके बारे में जो है वो मेंशन करनी है, राइट। और ना ही सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर में बट पार्टी अपनी वेबसाइट पर भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इस चीज को मेंशन करेगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी जो होंगी गाइस तो उनको ये भी पब्लिश करना पड़ेगा। आप देखो ये वाला क्लॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लेते हैं उसमें 10 मेंबर्स हैं, 10 में से इनके 3 मेंबर जो है गाइस ये हम लोग को देखने को मिलता है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, इन 3 मेंबर को सिलेक्ट कर लिया, 7 मेंबर्स को नहीं किया। अब यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को रीजन ये देना पड़ेगा, देखो एक तो इन्होंने अपने कैंडिडेट को चूज कर लिया, अब इसके अंदर 7 मेंबर ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है क्रिमिनल चार्जेस, बट पॉलिटिकल पार्टी ने इन 3 मेंबर को चूज किया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी लोग हैं जिनके खिलाफ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं तो उनका अपने नाम यहाँ पर आपको मेंशन तो करना है, उनकी डिटेल्स पूरी केस हिस्ट्री ये मेंशन तो करनी ही करनी है। साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, तो आपने उनको खड़ा नहीं किया, उनको आपने सीट ऑफर नहीं करी, उनको आपने टिकट नहीं दी, बल्कि ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो जिनके खिलाफ ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस है। तो उसका रीजन बताइए कि ऐसे लोग जो हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं ये क्यों एलिजिबल हैं, यानी कि इनको क्यों आपने चूज किया है इनके ऊपर, यानी कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। तो उसका एक परफेक्ट रीजन जो है वो देने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये वाली चीज भी एक क्लॉज हम लोग को कोर्ट के डायरेक्शंस के थ्रू देखने को मिलता है, राइट। और रीजन जो होगा गाइस तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी और कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट जो होना चाहिए उसको उसकी क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स और मेरिट के ऊपर बेस जो है वो चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि उसकी विनेबिलिटी एट पोल्स, यानी कि इलेक्शन में उसके जीतने की संभावना ज्यादा है उसके ऊपर बेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि जो गुंडे टाइप की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, राइट। और उनके पास कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गुंडे वगैरह जिनके पास पैसा वगैरह भरपूर होता है खतरनाक तरीके से, तो वो अपनी मनी पावर का उपयोग करते हैं मतलब इसमें वोट्स को परचेज करने के लिए। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति के, ये वोट बैंक के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है। और पॉलिटिकल पार्टी इनको इसलिए सेलेक्ट कर लेती है अपने पास, इसलिए रख लेती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को तो जीतना है, मेजोरिटी चाहिए उसको, तो उसके जितने सदस्य जीतेंगे तब जाकर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में आ जाएगी। तो मेन जो चीज होती है वो इसको लेकर होती है और इन सब चीजों को यहाँ पे हटाना है और इसको लेकर एक बड़ा रिफॉर्म जो है वो सामने लेकर आना है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी हम लोग को रूल्स देखने को मिलता है। इसमें ये कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर कि ऐसे इंसान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसको 2 या 2 से ज्यादा साल की ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि लॉ मेकर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसे लोग जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जिनके खिलाफ जो है वो 2 या 2 से ज्यादा साल की जिनको सजा मिल चुकी है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बट यहाँ पर अंडर ट्रायल्स को अलाउ किया जा रहा है। अंडर ट्रायल्स यानी कि जिन लोग का जजमेंट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पास नहीं किया गया, यानी कि आपको पता होगा काफी सारे लोग जो है जो बेल में बाहर आ जाते हैं। अब जो लोग बेल में बाहर आते हैं तो उसका मतलब यही है कि वो बाहर रहकर अपना केस जो है वो लड़ रहे होते हैं, यानी कि जब तक जज जो है जब तक अपना जजमेंट नहीं देंगे तब तक आपको पता है कि कोई भी आरोपी नहीं कहलाता। 2 पार्टीज हैं, अब 2 पार्टी में एक ने मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद हालांकि हीनियस क्राइम में इतनी आसानी से बेल नहीं मिल जाती, बट फिर भी कुछ महीनों के बाद बेल मिल जाती है, बेल के लिए वो एलिजिबल होते हैं। और आपको पता है कि ट्रायल्स कितने लंबे लंबे चलते हैं हमारी कंट्री के अंदर, 3-3 4-4 साल तो कुछ नहीं लगता। तो ये वाली चीज है। तो एक तो स्पीडी ट्रायल भी हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, तो ये एक लूप होल भी है एक प्रकार का जिसके चलते अंडर ट्रायल के केसेस काफी ज्यादा है। तो ये सब चीजें लिंक करते हो, चलो आप कहीं पर लिखते भी चलो एटलीस्ट, क्योंकि जो मैं आपको बताता जाता हूँ आई होप कि आप अपने पेन और पेपर लेके नोट्स बनाते होंगे।
अगर नहीं करते हैं तो ऐसा करिए, क्योंकि ये सब चीजें याद नहीं रहती इस समय पे। आई नो कि काफी कॉमन चीजें ये सब सबको पता है, बट उस एग्जामिनेशन हॉल में उस स्ट्रेस में ये सब चीजें नहीं आती। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मैं बताता हूँ वो नोट डाउन करते जाएगा और रिकॉर्ड करते जाएगा। चलो नहीं, बस आगे की बात करें हम लोग, तो अंडर ट्रायल्स जो है उनको उनके लिए एलिजिबल है, यानी कि जिन लोग का पेंडिंग केस है तो वो एलिजिबल है, बट उनको जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि बताना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कौन से मामले हैं और पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन का मेन रीजन मैंने आपको बता ही दिया, वोट बैंक और करप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। इससे निकलने का क्या तरीका है? तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे लोगों को टिकट ही ना दें, ये एक तरीका हम लोग को देखने को मिल सकता है इस प्रकार के लोगों को, राइट। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसको अमेंड किया जाए और ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए जिन लोग के खिलाफ हीनियस नेचर का जो पेंडिंग केस चल रहा है, यानी कि जैसे मर्डर के चार्ज हो गए और इस प्रकार के जो चार्ज हो गए, इन सब चार्जेस में अगर कोई आरोपी इन्वॉल्व है, ऐसे हीनियस क्राइम्स में अगर कोई आरोपी इन्वॉल्व है और उसका पेंडिंग केस चल रहा है, तो उसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या लिखा है कि जिनके खिलाफ पेंडिंग केस चल रहा है, जो अंडर ट्रायल है, उनके लिए अलाउ है, बट ये वाली चीज भी जो है वो हटा देनी चाहिए। इसमें एक हीनियस नेचर का क्लॉज जो है वो ऐड कर देना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो वे आउट है, सोल्यूशंस है जो कि रिफॉर्म्स के तौर पर लाने चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनने चाहिए, राइट। और कैंपेन फाइनेंसिंग की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा होता है उनको अलाउ कर दिया जाता है। जैसे कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिल जाएंगे जिनका डायरेक्ट रिलेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता है। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को जो है वो इस फील्ड में डाल देते हैं, क्योंकि उनके बच्चों के थ्रू जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रही होती है कंपनी उनके बच्चों के लिए, राइट। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर की होनी चाहिए, तब जाकर एग्जैक्टली पता लगेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी सही है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है गाइस, तो उसके पास पावर होनी चाहिए ये सब पॉलिटिकल पार्टी के फाइनेंशियल अकाउंट को ऑडिट करने की, चेक करने की, देखने की समय समय पर। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं। और क्रिमिनलाइजेशन आप देखिए, ये डेटा आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आप देख सकते हैं लगातार 2004 से लेकर 2019 के पीरियड में क्रिमिनलाइजेशन जो है वो पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा है। 2019 में सबसे ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन है, 43% एमपी जो हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एट प्रेजेंट हमारी कंट्री के अंदर, राइट। तो ये चीज आप देखो, 24%, 30%, 34%, 43%, ये देखो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पर रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और गाइस, इस टॉपिक में बात हो रही है समाधान से विकास नाम की एक स्कीम के बारे में। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है जिसको हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं कि समाधान से विकास स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको याद रखना है। तो देखिए, कुछ समय पहले हम लोगों ने फेब 2020 में एक स्कीम के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था विवाद से विश्वास स्कीम। ये जो स्कीम थी गाइस, इसमें कहा गया था कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने टैक्सेस वगैरह पे नहीं किए हैं, तो उनको कुछ टाइम लिमिट दी गई थी कि उनके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी और वो अपने टैक्सेस जो है वो इस समय सीमा में पे कर सकते हैं। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। वैसे ही कुछ ये स्कीम लाई है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जिसका नाम है समाधान से विकास। बट यहाँ पर टैक्सेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ ड्यूज की बात हो रही है। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं गाइस, ये बेसिकली बिल्डर्स वगैरह जो लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बिल्डर्स वगैरह अपनी टाउनशिप वगैरह बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज की डेट में रियल एस्टेट बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं वो पूरी की पूरी टाउनशिप बना देते हैं, कवर्ड कैंपस को अपन बोलते हैं, आपको पता होगा। ऐसे ही वो कमर्शियल बिल्डिंग्स और काफी सारे इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इनको क्या होता है कि इनको बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इन शॉर्ट अगर मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होती है, तो इनको जो है वो म्युनिसिपैलिटीज को कुछ चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। तो जिन लोगों ने इस प्रकार के जो बिल्डर्स वगैरह हैं, जिन लोगों ने लंबे समय तक जो ड्यूज वगैरह पे नहीं किए थे, तो उनको अभी समय दिया जा रहा है कि कुछ समय सीमा में, यानी कि इसमें समय सीमा दी गई है। हालांकि दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट सिंपली बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक टाइम लिमिट दी जा रही है जिस टाइम लिमिट पर वो बिना किसी पेनाल्टी के जो है वो ये पे कर सकते हैं अपने पेंडिंग ड्यूज को। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। बट यहाँ पर देखिए, ईडीसी और आईडीसी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस एग्जैक्टली होते क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए गाइस, जो डेवलपर्स होते हैं वही बिल्डर्स वगैरह, डेवलपर्स वगैरह जो प्रोजेक्ट्स वगैरह को डेवलप करते हैं, तो इनको एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं सिविक अथॉरिटीज को, यानी कि वही म्युनिसिपैलिटीज वगैरह, तो इनको जो है वो देने पड़ते हैं। किस पर्पस के लिए? सिविक एमिनिटीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के काफी सारे काम होते हैं, क्योंकि वो रोड को कंस्ट्रक्ट करवाती है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का उसका काम होता है, लैंडस्केपिंग का काम होता है, ड्रेनेज वगैरह जो होते हैं, सीवेज वगैरह जो होते हैं उसको मेंटेन करने का काम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है। तो इन सब में पैसा लगता है। तो ये जो चार्जेस होते हैं वो इन सब चीजों को मेंटेन करने के चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, पहली ये वाली चीज हो गई। ठीक है, इसमें काफी कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और जो सिविल अथॉरिटीज वगैरह जो होती है, यानी कि सिविक अथॉरिटीज वगैरह जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि ये चार्जेस कितने होंगे। ठीक है, उसके बाद डेवलपर जो होते हैं वो
होम बायर, जो भी लोग घर वगैरह खरीद रहे होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे होते हैं, तो उनसे ये चार्जेस डेवलपर कलेक्ट करते हैं और पे करते हैं सिविक अथॉरिटीज को। बट क्या हो रहा था कि काफी सारे डेवलपर जो हैं वो होम बायर से तो पैसे ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, बट वो पैसे को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं सिविक अथॉरिटीज के पास। तो उसको लेकर काफी इश्यूज वगैरह चल रहे थे अभी। बट अभी यहाँ पर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि इस स्कीम के तहत, ये जो स्कीम लाई है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट समाधान से विकास, कि या इसके थ्रू इनको कोई पेनाल्टी वगैरह पे नहीं करनी है, आपके जितने भी पेंडिंग ड्यूज है बस आप बस वो पे कर दो उतने। क्योंकि आज की डेट में गाइस सभी स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, क्योंकि अभी बहुत इकोनॉमिक सिचुएशन काफी हैम्पर हम लोग को देखने को मिल रही है, डैमेज होती हुई देखने को मिल रही है, तो उसको रिवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, तो इस प्रकार की स्कीम सामने आ रही है। ठीक है, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस क्या होती है, ये भी बिल्कुल सेम होता है, उसी प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है जैसे कि हाईवेज, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स वगैरह जो होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए ये पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो सिंपल बस ये ईडीसी और आईडीसी क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे अभी के लिए, और ये स्कीम में किस प्रकार से इसको रिलेट किया गया। दो चीज बस याद रखनी है, स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है, दूसरे ईडीसी और आईडीसी क्या होता है, बस इसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रीवा सोलार प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, और कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा सोलार पावर प्रोजेक्ट है। 750 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एशिया का सबसे लार्जेस्ट है, तो ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है डायरेक्टली कि एशिया का लार्जेस्ट सोलार प्रोजेक्ट जो है, जिसका भी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है, इनमें से कौन सा है। याद रखना, रीवा में ये सोलार प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला है। रीवा सोलार प्रोजेक्ट, रीवा मध्य प्रदेश के अंदर आती है, आपको पता होगा, ये डिस्ट्रिक्ट है, रीवा डिस्ट्रिक्ट। सोलार पार्क जो है गाइस, ये डेवलप किया गया है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलार लिमिटेड के द्वारा। एक जॉइंट वेंचर कंपनी है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की और सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो एक जॉइंट वेंचर के थ्रू जो है ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का ये जॉइंट वेंचर है ये। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को भी गाइस बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड ये भी मिला हुआ है। तो इंटरनेशनली भी जो है वो एक्नॉलेज किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। काफी शानदार प्रोजेक्ट है ये, इनोवेशन और एक्सीलेंस की कैटेगरी के अंदर इसको ये अवार्ड मिला था। साथ ही साथ हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं गाइस, तो उनकी बुक में भी इस प्रोजेक्ट का उल्लेख हम लोग को देखने को मिलता है, बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग, जो कि रिलीज करी थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसके अंदर भी इस प्रोजेक्ट का उल्लेख है, मेंशन्ड इस प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत अच्छे से आप थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज जो है वो आउट ऑफ द स्टडी में आपसे करना चाहूंगा। जैसे मैंने भी बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, देखिए मैंने हालांकि ये ग्रुप में भी शेयर किया था, बट काफी सारे लोग हमारे ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, जब मैं ऑनरेबल बोलता हूं तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बोलता हूं, मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए भी बोलता हूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बोलता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक बच्चे ने लिख दिया, बच्चा मतलब स्टूडेंट नहीं होंगे शायद वो सिविल सर्विसेज के, आप कोई हेटर होंगे या जो भी, आई डोंट नो, बट एक ने लिखा था कि तू मोदी को इतना ज्यादा करता है, तेरा मोदी कुछ है ऐसा करके, कैंसर है, इस टाइप से उसने कुछ लिखा था कमेंट। तो अब देखियो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना आपसे बोलता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो किसी, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको सपोर्ट नहीं करना। और मैं भी अगर किसी पर्टिकुलर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, तो मैं ऑनरेबल, आपने कभी मुझसे ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह सकता हूँ, बट मैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी तो मैंने आज तक कभी कहा ही नहीं है, या फिर मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑनरेबल ऐसे करके नहीं कहा है। क्योंकि द रीजन बीइंग इज कि जो मैं ऑनरेबल कहता हूं वो मैं पोस्ट को सम्मान करता हूं, और ये आपको भी यही करना है अपने आंसर्स में, कि जो आपकी पोस्ट होती है उसको आपको सम्मान देना है, राइट। जैसे कि जब हम लोग राजीव गांधी जी की जब बात कर रहे थे, पहले चर्चा कर रहे थे, तब मैंने उस समय कहा था फॉर्मर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। मैं उस पोस्ट को सम्मान देता हूँ। जैसे क्योंकि मैं प्रेसिडेंट की भी बात करता हूँ, प्रेसिडेंट की बात करता हूँ उसमें भी ऑनरेबल लगाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनरेबल लगाता हूँ। ये आपको सिखाने के लिए कि भाई आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन सब पोस्ट को सम्मान देना है, और ये सब चीजें आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये क्वालिटी कब डेवलप होगी, जब आप उसको रेगुलरली फॉलो करोगे, सुनते रहोगे ये सब चीजें, और खुद अप्लाई करोगे अपनी डेली रूटीन में, राइट। ये बहुत जरूरी होता है, एग्जैक्टली। चलो ठीक है, अब वो फालतू बात ये हो गई बहुत। ये एडिटिंग कर रहा हूँ, तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे मैंने भी आपको बोला कि अगर मैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, अगर बोलूंगा भी तो कोई फर्क आप लोग को नहीं पड़ना चाहिए, एग्जैक्टली कि क्योंकि हर एक इंसान की आप रिस्पेक्ट करोगे तो कोई छोटे बड़े नहीं हो जाओगे, राइट। दिस इज ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पेपर 4 में हेल्प करेगी। तो मुझे लगा था कि बाद में आपसे बोलना, बट मैं एकदम उस समय फ्लो में ये वाली चीज भी बताना भूल गया था, बट मैं चाह रहा था ये वाली चीज भी आपको बताऊं कि किसी को रिस्पेक्ट करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, और अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट कर रहा है दैट डजंट मीन कि वो आपको बोल रहा है कि भाई फॉलो करो।
ठीक है, अगर मैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी भी बोलूंगा तो आई डोंट थिंक कि आप लोग को उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए, बट हाँ कुछ चीप मेंटालिटी के लोग होते हैं, छोटी मेंटालिटी, जो कि आई डोंट थिंक इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, पता नहीं कौन से एग्जाम की तैयारी करें। चलो एनीवेज, अभी अभी आगे लेक्चर देखिएगा, और ये अभी मैं फिनिश अप कर रहा था तो मुझे एक चीज याद आई तो फिर मैंने आपको ये बता दी। अब मेन काम की बात करते हैं, वापस से आ जाते हैं। तो देखो ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है गाइस, जो कि जिसके इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हम लोग को आउटसाइड द स्टेट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर भी इसके कस्टमर्स होंगे। दिल्ली मेट्रो को 24% एनर्जी जो है वो इस प्रोजेक्ट से प्रोवाइड की जाएगी, और रिमेनिंग 76% एनर्जी जो होगी वो सप्लाई की जाएगी मध्य प्रदेश के स्टेट डिस्कॉम्स के द्वारा। तो मध्य प्रदेश क्या कर रही है, दूसरे पर्टिकुलर स्टेट्स को भी बिजली सप्लाई कर रही है। तो इस प्रकार से बिजली जो होगी गाइस, इस प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो जनरेट होगी, तो उसका सप्लाई हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ट्रेडिंग टाइप की इस प्रकार की देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सब चीजें भी आप अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अभी देखिए 2022 तक का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी हम लोग को जनरेट करनी है, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी का। इसके अलावा 2022 के अलावा भी एक टारगेट्स आ चुके हैं। अब वो कौन से ईयर के टारगेट हैं और कितने मेगावाट्स के टारगेट हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। मेगावाट के हैं, सॉरी गीगावाट के, कितने गीगावाट के हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, ठीक है। तो ये चीज है, ये हालांकि पहले भी मैं आप लोग को टारगेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सर्च कीजिएगा, फिर लिखकर बताइएगा। अब गाइस पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। मालाबार एक्सरसाइज की बात हो रही, कई बार इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, 3 कंट्रीज के बीच में देखने को मिलती है, इंडिया, जापान और यूएसए। अब कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये इंडिया ने प्रपोजल दिया है ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का। और ऑस्ट्रेलिया जब इंक्लूड हो जाएगी तो क्वाड कंट्रीज इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। क्वाड कंट्रीज जो है ये इंडिया, जापान, यूएसए और ये ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बनती है। तो याद रखिएगा, क्वाड कंट्रीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये चारों कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात हो रही है। तो ये कई बार आ चुका है, मेरे ख्याल से मान के चलो पिछले 6 महीनों में 5-6 बार तो ये न्यूज आ चुकी है। तो अगर इस प्रकार की जब रिपीटेड न्यूज होती है तो उसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एग्जामिनेशन में आने के। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। 1922 में बायलैटरल इवेंट की तरह ये शुरू हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में, फिर ट्राइलेटरल इसको कर दिया गया था। 2015 में जापान को इंक्लूड कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये इंडिया और पैसिफिक ओशियन में ये इंडियन मतलब ये तीनों कंट्रीज की जो नेवीज हैं तो उनके बीच में ये एक्सरसाइज होती थी। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड जो है वो करने की चर्चा, बात जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। अब गाइस ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग को बिग बैंग थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और स्टेलर थ्योरी जो है वो समझनी पड़ेगी। स्टेलर थ्योरी जो है, स्टेलर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये जनरल स्टडीज की काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अक्सर जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये पढ़ना आपके सिलेबस में ही है, कोर्स में ही है। तो मैं चाहूंगा पहले आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद फिर इस टॉपिक को समझिएगा, या फिर अभी आप एक बार जनरल सुन लो, बट फिर जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पूरी कंसेप्ट जो है वो टॉपिक से रिलेटेड क्लियर होंगे, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तभी जाकर आप चीजों को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बहुत पुरानी जो पजल जो चलता आ रहा था, पहेली चल रही थी, 40 साल पुरानी पहेली, कि स्टार्स जो है वो लिथियम को कैसे प्रोड्यूस करता है, वो सॉल्व कर दी हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने। अभी तक बहुत टेंशन हो रही थी पूरे दुनिया भर में, 40 सालों से रिसर्चर्स के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब ये मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे कि स्टार्स के अंदर लिथियम कहाँ से आता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है गाइस, अभी तक जो स्टडी सामने आई थी जिसके थ्रू पता लगा था कि ये जो इवोल्यूशन जो होता है स्टार का, जब स्टार जब डेवलप होता है तब वो लिथियम को डिस्ट्रॉय करके डेवलप होता है, और जैसे ही वो लिथियम को डिस्ट्रॉय करता है वो रेड जाइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, रेड जाइंट क्लम्प जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही वो उसमें रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक स्टार है, एक ऑब्जेक्ट है, धीरे धीरे करके वो स्टार बना, और वो जैसे ही वो रेड जाइंट में बनता है, रेड जाइंट धारण करता है, बन जाता है, इवॉल्व हो जाता है रेड जाइंट में, तो वैसे ही वो अपने लिथियम को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। तो अभी तक नोन थ्योरी ये वाली थी, राइट। बट हम लोग को क्या देखने को मिला था गाइस कि कुछ कुछ ऐसे स्टार्स भी सामने आए थे जिसमें लिथियम काफी भारी मात्रा में था। अब एक कंसेप्ट आप अपना अभी यहाँ पर क्लियर करो कि प्लैनेट्स जो होते हैं गाइस उसमें लिथियम ज्यादा होते हैं, जैसे कि धरती, धरती जो है उसमें लिथियम हम लोग को देखने को मिलता है। बट अगर हम लोग हमारे सन की बात करें, सन हमारा स्टार है, आपको पता होगा, सन की अगर हम लोग बात करें, सन जो है उसमें लिथियम की क्वांटिटी हम लोग को नहीं देखने को मिलती। तो एक चीज याद रखना, स्टार्स में लिथियम नहीं होता है, प्लैनेट्स में लिथियम होता है। बट कुछ कुछ ऐसे स्टार्स थे जहां पर लिथियम भारी मात्रा में पाया गया।
इसको लेकर साइंटिस्ट रिसर्चर्स पूरी दुनिया भर के कंफ्यूज हो रहे थे कि ये लिथियम आया कहां से। उसी चीज को हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने सॉल्व किया है। इन्होंने प्लैनेट इनगल्फमेंट थ्योरी को सामने रखा। ये थ्योरी ये बोलती है कि जैसे ही अगर कोई प्लैनेट अगर अपने सन के कांटेक्ट में आता है, सन के आपस में उसके एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो अपना लिथियम जो है वो उसको शेयर कर देता है। दूसरी थ्योरी जो ये सामने आई कि जैसे ही स्टार्स जो है वो ग्रो करते हैं, रेड जाइंट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, राइट, यानी कि उसके भी बाहर चले जाते हैं। अभी तक हमने बोला था कि स्टार जब रेड जाइंट स्टेज तक पहुंचता है तब वो लिथियम को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट जब कोई स्टार्स रेड जाइंट स्टेज के बियॉन्ड ग्रो कर जाता है, जिसको रेड क्लम्प स्टेज कहा जाता है, तो उस समय ये वापस से लिथियम को प्रोड्यूस करता है, जिसको हीलियम फ्लैश के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरी ये थी। पहले तो साइंटिस्ट रिसर्चर्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये लिथियम कहां से आया स्टार्स में, क्योंकि अभी तक स्टोरीज ये बोलती थी कि स्टार्स जब बनते हैं तब लिथियम को डिस्ट्रॉय करके बनते हैं, तो ये लिथियम एग्जैक्टली कहां से आ गया, तो ये चीज सामने आई, ये कंफ्यूजन सामने आया। उस कंफ्यूजन को हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने ये बोलकर जो है वो सॉल्व किया, टैकल किया कि जैसे कि ये मान के चलो, ये वाला जो ऊपर वाला जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, तो ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है, तो ये सन है और ये जो है वो हमारा अर्थ है, प्लैनेट है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में, यानी कि इसके एटमॉस्फेयर के आसपास हम लोग, देखिए आपको पता है कि धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो हमारे स्टार के जैसे ही हम लोग कांटेक्ट में जाते हैं, तो वैसे ही जो है, ऐसे ही काफी सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, काफी सारे ऐसे स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में, तो ऐसे ही कुछ होता है कि प्लैनेट का जो लिथियम जो होता है वो ट्रांसफर होता है स्टार्स के पास। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही जब स्टार इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है कि वो रेड जाइंट जो मतलब उसकी जो स्टेज जो होती है रेड जाइंट वाली, तो उसके बियॉन्ड जब वो ग्रो कर जाता है और फिर वो जो स्टेज आती है वो रेड क्लब स्टेज आती है, तो उस समय वो प्रोड्यूस करता है लिथियम को, जिसको हीलियम फ्लैश कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी बस एक सिंपल सी, ये हम लोग ने देखी। बाकी आपको बिग बैंग थ्योरी और स्टेलर इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब थोड़ी सी चीज और जान लो कि ये लिथियम एलिमेंट कहां से आया, क्या कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी में इसका ओरिजिन हम लोग को देखने को मिलता है 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये हुआ था। और ये कहा जाता है कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं लिथियम को छोड़कर, वो मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो ग्रो कर गए, बढ़ गए हैं। यानी कि जितने एलिमेंट्स पहले हुआ करते थे बिग बैंग थ्योरी के समय पे, वो मल्टीप्लाई कर गए हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स। इसको इजी तरीके से ये समझो कि पहले धरती में जो पॉपुलेशन जो थी ह्यूमन की, वो काफी कम थी, राइट। जब धरती का एवोल्यूशन हुआ था उसके बाद हम लोग को देखने को मिला था स्पीसीज वगैरह थे वो काफी कम थे। आज के डेट में देखो ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। ये सेम चीज वैसी हुई थी कि पहले जब एलिमेंट्स हुआ करते थे, जितने भी बिग बैंग में हम लोग को एलिमेंट्स देखने को मिले थे, स्टार्टिंग में पहले जितने एलिमेंट्स थे वो कम क्वांटिटी में थे, और तब से लेकर अभी तक वो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ टाइम ग्रो कर गए। बट लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें गाइस, वो मात्र 4 गुना ज्यादा हुई है। दूसरे मिलियंस ऑफ टाइम, लाखों की संख्या में दूसरे एलिमेंट्स ग्रो कर गए, बट लिथियम एक लौता एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ 4 गुना ज्यादा ही अपने ओरिजिनल वैल्यू से ग्रो किया। यानी कि आप समझ सकते हो कि लिथियम की ग्रोथ जो है वो काफी कम होती है। अब वो कम होने की वजह ही ये है कि इसका जब प्रोडक्शन जब होता है वो तब होता है जब रेड जाइंट स्टेज तक पहुंचने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो बीत जाते हैं। तो रेड जाइंट स्टेज तक तक जब स्टार जब पहुंचता है, तब उसके बाद ये लिथियम का प्रोडक्शन होता है। तो इसका ये हेंस प्रूफ, ये थ्योरी का ये हम लोग को यही वाली चीज देखने को मिल रही है अगर इसको हम लोग देखें इस प्रकार से, तो राइट। और एक्चुअली जो है ये हम लोग को डिस्ट्रॉयड देखने को मिलता है, यानी कि जब स्टार जब बनते हैं तब ये डिस्ट्रॉय होता है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज है, बस इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। और सन की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो सन जो है उसमें बहुत ही कम मात्रा में हम लोग को लिथियम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो ये थे गाइस पूरे आज के कंप्लीट टॉपिक्स आज के करंट अफेयर्स के। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से आपको दिमाग में बैठ गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो सबसे पहले तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसके अलावा शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे हमारे इस लेक्चर को। और अभी जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहले तो होमवर्क जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेलर एवोल्यूशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस टॉपिक को भी हम लोग ने ऑलरेडी 3 महीने पहले पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइस अभी डेडलाइन जो है वो फ्री फूड ग्रेन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत मिशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको जो है वो डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है और ये 31 अगस्त कर दी गई है। हालांकि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क है आज के। इन दोनों टॉपिक्स को आपको हैंड रिटन करना है, यानी कि हैंड रिटन नोट्स बनाने इन दोनों टॉपिक्स के। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज अभी कहीं जाना नहीं है, अभी 2 मिनट और रुकना है आप लोगों को। आप लोगों के लिए एक 2 मिनट की टेस्ट सीरीज अभी आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे,
10 में से आपका क्या स्कोर रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर स्कोर लिखकर बताइएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज आ रही है, ये टेस्ट सीरीज हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर की गई है, मेरे द्वारा नहीं प्रिपेयर की गई है। मैं अभी यहाँ पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ और डेली आपके टेस्ट जो होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपके टेस्ट जो है वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे, अगले मंडे से। मान के चलो मैंने कोशिश करी थी कि इस मंडे से शुरू करूं, बट प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है उठने के लिए। तो अभी भी मैं ये लेक्चर जो बना रहा हूँ वो लेट कर ही बना रहा हूँ, राइट। तो अभी एक हफ्ता बस और दीजिए मुझे, फिर डॉक्टर के पास फिर से आना है दोबारा से चेकअप के लिए, फिर क्या बोलते हैं फिर फर्दर बताया जाएगा। वैसे तो अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, नॉर्मल फील कर रहा हूँ, पेन वगैरह जो है वो वैनिश हो गया, चला गया है तो डॉक्टर की दवाई वगैरह से अभी ठीक है, अभी लाइफ अच्छी चल रही है और धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव करूंगा। बट अभी हिलने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि बैक जो है, मैंने डॉक्टर से बात भी करी थी कि सर पेन तो हो नहीं रहा है, मैं हिल सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है वो अगर आपका पेन जो आपका रिड्यूस हुआ है वो दवाइयों के कारण हुआ है, बट प्रॉब्लम आपकी वही वही की वही है, अभी भी मसल स्वेल है आपकी। तो क्योंकि एमआरआई हुई थी उसमें पता लग गया था मसल स्वेल है, और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा बहुत भी हिलोगे विलोगे तो बोन जो है वो स्पाइन की टूट सकती है, तो इसलिए बिल्कुल भी मत करना। तो चलो एनीवेज, अभी तो ये वाली बात थी क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे हेल्थ के बारे में, मैं रिप्लाई वगैरह नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफी कम टाइम मिल पाता है जो है ये ओपन करने का, वापस से कमेंट्स वगैरह, क्योंकि पहले बैठे बैठे में और काम करते समय पे फुल प्रोडक्टिविटी रहती थी तो सब कुछ हो जाता था, बट अभी नहीं हो पा रहा। बट फिर भी मैं धीरे धीरे करके रिप्लाई वगैरह तो कर रहा हूँ लोगों का, बच्चों का। तो मैंने ये वाली चीज आपको बता दी। चलो एनीवेज, अब आप ये टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अब हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।